हेलो एवरीवन, आई एम निष्ठा और आज मैं आपके साथ जो हमारा चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया था और साथ ही मैंने आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी समझाया था। ठीक है, तो अब जब मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग शेयर करने जा रही हूँ तो इसमें से काफी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको आपके मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में बता चुकी हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे हम और थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, उसका मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है। अकाउंटिंग का जो एम है सॉरी, अकाउंटिंग का जो एम है वो मेनली इन 4 पॉइंट्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे से। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। आपको ये पॉइंटर्स याद रखने हैं, इनके अंदर का जो कंटेंट है वो आप खुद से भी लिख सकते हैं। एक बार आपको समझ आ जाएगा अच्छे से तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चे, तो अब हम शुरू करते हैं। ये पॉइंटर्स आपके एनसीईआरटी बुक्स में अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, लेकिन आई न्यू कि प्रैक्टिकल चीजों के साथ साथ अकाउंट्स हमें प्रैक्टिकल अच्छा लगता है और थ्योरी हम लोग बिल्कुल रीड करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सिर्फ पॉइंटर्स रखे हैं। इन पॉइंटर्स को अगर आप याद रखेंगे और जो मेरे एक्सप्लेनेशन है उसको आप याद रखेंगे तो आप अपने लैंग्वेज में आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंटर देख लेते हैं क्या है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो बच्चे देखो, एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है। देयर आर लॉट मेनी ट्रांजैक्शंस इन अ बिजनेस। डेली कितनी सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। कभी मेरा माल आ रहा है, कभी मेरा माल मैं बेच रही हूँ। ठीक है, कितने सारे लोगों को मैं बेच रही हूँ, अलग अलग लोगों को बेच रही हूँ। किसी से मैंने पैसे लिए, किसी से मैंने किसी को मैंने पैसे दिए। ठीक है, जब मैंने खरीदा, हो सकता है जिनसे मैंने खरीदा है मैंने उनको पैसे नहीं दिए। ठीक है, वो अभी मेरे क्रेडिटर्स है, मुझे उनको अभी पैसे देने हैं। ऐसे ही अगर मैंने 4 लोगों को अपने गुड्स बेचे हैं तो हो सकता है किसी ने मुझे कैश पेमेंट किया है, किसी ने मुझे बैंक पेमेंट किया है, या फिर बैंक पेमेंट मीन्स किसी ने मुझे चेक दिया है और वो मेरे बैंक पे डिपॉजिट हो गया है, या फिर हो सकता है मैंने उससे अभी पैसे नहीं लिए, उसने मुझे बोला कि मैं आपको थोड़े टाइम बाद पैसे दे दूंगा, तो वो मेरा डेटर हुआ। ठीक है, तो अब इन चीजों का हिसाब कैसे रखा जाएगा बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, आपके घर में भी जब आप पूरे मंथ के एक्सपेंसेस करते हो, अगर आप उनको नोट डाउन नहीं करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको मंथ के एंड में, मंथ के स्टार्टिंग के सारे ट्रांजैक्शंस याद होते हैं कि मैंने यहाँ यहाँ इतना इतना खर्चा किया था। यू कैन नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग। तो इसी तरह से कितना भी टैलेंटेड, कितना भी अच्छा आपका मैनेजर हो, हर ट्रांजैक्शन को बिजनेस की कोई भी याद नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए आता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। इसीलिए हम मेंटेन करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को, ताकि हमारे पास अपने सारे रिकॉर्ड्स लिस्टेड हो, लिखे हुए हो। और इससे सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि दे आर देन वेरीफिएबल। हमें कभी भी अगर उनको वेरीफाई करना है तो हम अपने रिकॉर्ड्स उठाकर देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। दे आर ऑलवेज अवेलेबल, है ना। हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं एंड दे ऑल्सो एक्ट एज एन एविडेंस टू अस। हमारे लिए एविडेंस का काम भी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है बहुत ही सिंपल है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग करते क्यों है, क्योंकि वो हमारे लिए रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। ठीक है, हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड करता है। सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चे अंडरस्टूड सी बात है, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी ओनर है वो हर साल ये जरूर चाहेगा कि मैं देखूं कि मेरा जो बिजनेस है वो मुझे प्रॉफिट्स कमा कर दे रहा है या मुझे लॉसेस में डाल रहा है ना। कि मेरी तरफ से मेरे बिजनेस में मैं प्रॉफिट्स अर्न कर रहा हूँ या मैं लॉसेस इनकर कर रहा हूँ। और बिजनेस करते किस लिए हैं, इसीलिए तो करते हैं ताकि आप प्रॉफिट्स अर्न करो, है ना। तो इसलिए जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने से हमें पता चलता है कि हमने इस साल या इस अकाउंटिंग ईयर में whether we have earned profits or we have
इनकर्ड लॉसेस। ठीक है, क्या हमें लॉसेस बेयर करने पड़ रहे हैं या हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए हम बनाते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसे हम P&L स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारा एसर्टेन होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, जिसमें हम अपने सारे एक्सपेंसेस और अपने इनकम्स लिखते हैं, हमारा जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जितनी हमारी इनकम आई है, और उसमें से हमारे जब हम एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। आप सबको पता है प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितनी मैंने अगर इनकम अर्न किया, जितने मेरे रेवेन्यूज है, जितनी मेरी सेल्स रही है, अगर वो मेरे एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो ऑब्वियसली मैंने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, है ना। और अगर मेरी जो रेवेन्यू है, जो मैं कमा रही हूँ, जो मेरी इनकम है, वो मेरे एक्सपेंसेस से कम है, मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा है, मेरी इनकम कम है, तो दैट मीन्स आई एम इनकरिंग लॉसेस इन माय बिजनेस। करेक्ट। तो इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है, जहां पे हम अपने नोट डाउन करते हैं एक्सपेंसेस को, इनकम्स को। ठीक है, अपने इन्हीं चीजों से हमें पता चलता है कि हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड कर रहे हैं या लॉस इनकर कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ताकि हमारा रिकॉर्ड मेंटेन रहे, ताकि हम कभी भी उस रिकॉर्ड को वेरीफाई कर सके, हम कभी भी उसको देख सके। इट एक्ट्स एज एन एविडेंस फॉर अस। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चल सके। नंबर 3, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अभी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बच्चे, वो मुझे कैसे पता चलेगी? क्या मेरे प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मुझे ये पता चलेगा कि मेरा बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहा है, मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस मुझे पता चलेगी। बट मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताएगा, कौन बताएगा? वो बताएगी मेरी बैलेंस शीट। अब आप बोलोगे कि मैम बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है? तो बच्चे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो हमारा प्रॉफिट और लॉसेस बताती है, जिसमें हम अपने इनकम्स लिखते हैं और अपने खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उससे हमारा आ गया प्रॉफिट या लॉस। बैलेंस शीट वो होती है जो हमारे कंपनी की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे बिजनेस की हमें असेट्स और लाइबिलिटीज बताती है कि मेरे कंपनी में मेरे कितने असेट्स हैं। असेट्स मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो मेरे को मेरे बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो मेरे को मेरे बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, वो मेरे असेट्स हैं। असेट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आ जाते हैं दो चीजें, असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये समझाया है, मैं फिर से समझा देती हूँ। असेट्स वो सारी चीजें होती हैं आपके बिजनेस में, आपके वो रिसोर्सेज जो आपको बिजनेस कम करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर कैश, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, देन योर फर्नीचर एंड फिटिंग्स, योर लैंड एंड बिल्डिंग, योर मशीनरी। ये सारी चीजें आपको आपके बिजनेस में हेल्प कर रही हैं, आपकी फर्म में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये सारी है आपकी असेट्स, राइट। और लाइबिलिटीज क्या होती है भाई? लाइबिलिटीज होती है वो चीजें जो आपकी लाइबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करना, आप ओ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने कोई बैंक लोन लिया है, कोई होम लोन लिया है, तो आपको वो पे करना है ना, वो आपके सिर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक भार है, और जब तक वो उतरेगा नहीं आप लोग टेंशन फ्री नहीं होते हो। ठीक है, तो इसी तरह से वो आपकी लाइबिलिटी है। ऐसे ही बिजनेस में भी लोन्स लिए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जिसको भी मुझे पैसा देना है, चाहे वो मेरे क्रेडिटर्स हो, चाहे वो मेरे बैंक्स हो, चाहे वो मेरे कोई और इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है, वो सब मेरी लाइबिलिटीज है। चाहे वो मेरा कैपिटल हो जो मुझे ओनर दे रहा है, मतलब ओनर जो कंपनी में पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं, तो वो भी मेरी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करती है
कि हमारी जो कंपनी की हालत है वो कैसी है। अगर मेरी कंपनी में असेट्स कम है और मेरी लाइबिलिटीज ज्यादा है, मतलब मैं वो ज्यादा कर रही हूँ, मुझे लोगों को ज्यादा पैसा देना है और मेरे पास उतने असेट्स है नहीं, तो क्या होता है, हो सकता है मैं बैंकरप्ट हो जाऊं, क्योंकि मेरे पास उतने असेट्स ही नहीं है। जब मेरे पास लोन लेने वाले, मतलब रीपे करने वाले इतने सारे लोग होंगे, क्रेडिटर्स इतने सारे हैं, मेरे पास उतना एसेट ही नहीं है कि मैं उन सारे को बेचकर भी अपना लोन चुका सकूं, ठीक है, या अपनी लाइबिलिटीज पूरी कर सकूं, तब मैं हो जाती हूँ बैंकरप्ट। ठीक है। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, कि हम कितने स्ट्रांग है, कितना हमारे पास लिक्विडिटी है, कैश इन हैंड है, ठीक है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वो हमारा बैलेंस शीट हमें बताता है। ठीक है। तो नंबर 3 पॉइंट इज डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद आता है नंबर 4, ये मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कराया था, तब भी बताया था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मेजर पॉइंट अकाउंटिंग का क्या होता है, दैट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। उसके जो यूजर्स हैं बच्चे, उनको हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स हमारे मैनेजमेंट यूज करते हैं, हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा मैनेजमेंट है, वो हमारे इंटरनल यूजर्स हैं, जो देखते हैं कि हमारी क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन रही उस साल, और उसके बाद करते हैं प्लानिंग, देन दे डू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड टेक नेसेसरी डिसीजंस। ठीक है, फिर वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। वो हो गए इंटरनल यूजर्स। देन टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल यूजर्स, यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में 3 ही बताए थे, जिसमें मैंने इन्वेस्टर्स बताए थे, सप्लायर्स बताए थे, क्रेडिटर्स बताए थे, और साथ में बैंक या लेंडर्स बताए थे जो मुझे पैसे देते हैं। राइट, तो यहाँ मैंने और काफी सारे लिखे हैं जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इन्वेस्टर्स, जो मेरी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखने में जरूर इंटरेस्टेड रहेंगे कि क्या ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या मुझे इसमें पैसे लगाने चाहिए, कि क्या ये मुझे अच्छे रिटर्न्स दे पाएगी, मतलब जो मैं पैसे लगा रही हूँ क्या मुझे उस पैसे पर रिटर्न्स अच्छे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो वो होते हैं इन्वेस्टर्स। उसके बाद यूनियन या एम्प्लॉय ग्रुप्स। एम्प्लॉय ग्रुप्स मतलब जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं, वो देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो मुझे लेंड कर रहे हैं पैसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स, जितने भी लोग मुझे पैसा उधार पर दे रहे हैं, वो क्यों देंगे, वो मेरी कंपनी की पोजीशन देखकर ही देंगे, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टडी कर ही देंगे कि क्या ये कंपनी इतने प्रॉफिट अर्न कर रही है कि हमारा पैसा वापस दे पाए। ठीक है, कि क्या हम उनके जो लोन्स हैं टाइमली रीपे कर पाएंगे, तभी वो हमें क्रेडिट पे देती है। ठीक है, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, ये मैंने आपको बताया। सप्लायर्स कौन होते हैं, जिनसे मैं अपनी गुड्स खरीद रही हूँ, ठीक है, जो मुझे गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो वो मुझे क्रेडिट पे गुड्स सप्लाई तभी करेंगे जब मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी और जब मैं लॉन्ग टर्म से प्रॉफिट्स कमा रही होंगी, और मैं उनका पैसा जब भी वो करूंगी तब मैं उनको दे पाऊंगा। ठीक है। देन कस्टमर्स, कस्टमर्स भी तो देखते हैं ना कि कौन सी कंपनी कितने प्रॉफिट्स में चल रही है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितना लॉन्च हो रहे हैं या कितना मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ वो कंपनी स्टैंड करती है, और अच्छे कंपनी की जो सामान होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ज्यादा खरीदे जाते हैं ना। देन गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस को देखती है। क्या आप रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं उनको क्या आप ठीक से फॉलो कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, क्या आप कोई रूल वायलेट तो नहीं कर रहे। ठीक है,
देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स बच्चे वो होते हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो एनवायरमेंट का देखते हैं कि क्या मेरा जो फर्म है, जो मेरी इंडस्ट्री है, जो मेरी प्रोडक्शन है, कि क्या मैं ऐसे कोई डिसीजंस तो नहीं ले रही हूँ जिससे एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है। ठीक है, और ये भी देखा जाता है कि मैं एनवायरमेंट के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या काम कर रही हूँ। तो वो सारी चीजें मेरी अकाउंटिंग सिस्टम से पता चल जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्पिटिटर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता है कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो राइवल्स होते हैं, वो जरूर चाहते हैं देखना कि भाई हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या वो उसके कितने असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितना प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। ठीक है, ताकि अपनी स्ट्रैटेजीज को वो उसे हिसाब से चेंज कर सके। अगर वो उतना नहीं अर्न कर पा रहे और उनका जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, तो वो लोग भी क्या करेंगे, कुछ न्यू स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करेंगे अपने कमिंग फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, ताकि उनको अच्छे से अच्छे और प्रॉफिट्स मिल सके। तो ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो लेट अस रिवाइज ऑल द 4 पॉइंट्स। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। तो क्या होता है, बिजनेस के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, बिजनेस को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एसरटेन करने के लिए, देन टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आवर कंपनी, और उसके बाद अपने यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। दीज हैव बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स। आप अपनी बुक्स को अच्छे से एक बार ही रीड कर लीजिए आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें और याद भी हो जाए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ऑलवेज रिप्लाई यू। एंड इसके बाद हम इस लेसन का जो आगे का पार्ट है, दैट इज बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।